नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज हम लोग यूएसए और ईरान के बीच जो रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको जानकारी है कि रिसेंटली अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ अगर ट्रेड करेगा तो उस पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। अब उसके आलोक में हम लोगों को यह स्टडी करना जरूरी है कि यूएसए और ईरान के जो रिलेशंस है किस प्रकार से रहे हैं, हिस्ट्री में किस प्रकार से रहे हैं और किस प्रकार की से समय के साथ चेंज हुए हैं, ये हम लोगों को स्टडी करना है। हम लोग यह भी स्टडी करेंगे कि रिसेंटली 1 ईयर में किस तरीके से कन्फ्रंटेशन या आप कह सकते हैं कि इस्कालेट हुआ है, जो युद्ध की स्थिति है उसके हिस्टोरिकल रूट्स क्या है ये हम लोग देखेंगे। और जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, साथ ही किस तरीके से ये अब खतरनाक रूप ले सकता है, साथ ही इंडिया जैसे जो नेशंस हैं उनके पास क्या ऑप्शंस है, किस तरीके का वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में जो है हम लोगों को इस चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ से स्टडी करेंगे कि जो टाइमलाइन है वहाँ से स्टडी करेंगे, यानी लास्ट जो जून से अभी जनवरी 2026 तक जो घटना हुआ सबसे पहले उसको समझते हैं कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि जो इस्कालेशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, तब फिर हम लोग इतिहास में चलेंगे। तो देखिए होता क्या है, जून 2025 की बात है जहां की 12 डे वार होता है। इसमें इजराइल के द्वारा ईरान के 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के जो जगह है, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं वहां पर जो है अटैक किया जाता है, ठीक है। फाइनली जो है यूएसए के द्वारा जो है उसमें ब्रोकरड किया जाता है, यानी मेडिएशन किया जाता है और वो सीज फायर जो है आपका जून 2025 में आपका होता है, ठीक है। लेकिन ये स्थिति आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इजराइल और यूएसए से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है ईरान का। यहाँ देखिए सितंबर में क्या होता है, यूएन का एक ट्रीटी है कि अगर कोई कंट्री जो है आईएईए वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है, तो उसका मॉनिटरिंग जो है करेगा, ठीक है। तो ये जो ई3 कंट्री है, ई3 कंट्री के अंदर जो है आपका यूके आता है, फ्रांस आता है और जर्मनी आता है। इनके द्वारा यह कहा गया कि जो आईएईए का जो गाइडलाइंस है, जो मॉनिटरिंग के लिए जो आप कह सकते हैं उसका वायलेशन हो रहा है, उसके कंप्लायंस में इंस्पेक्शंस ईरान के द्वारा नहीं कराया जा रहा। इससे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के तरफ मूव कर रहा है। तो इसके कारण जो ई3 कंट्री है उनके द्वारा जो यूएन का स्नैपबैक सैंक्शन है उसको ट्रिगर किया गया। तो ये सितंबर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियन नेशंस के जो बड़े कंट्री हैं यूके, फ्रांस और जर्मनी के द्वारा जो है आपका यूएन स्नैपबैक सैंक्शन को ट्रिगर किया गया। अब रिसेंटली क्या हुआ है, दिसंबर में, लेट दिसंबर में क्या हुआ कि वहां के जो आप जो रिजीम है उसके खिलाफ में एंटी रिजीम जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है कि ईरान की इकोनॉमी आप कह सकते हैं कोलैप्स हो चुका है। वहाँ जो है अमेरिकन सैंक्शन के कारण जो है वहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, साथ ही वहाँ पर करप्शन के इशू मिले हैं, साथ ही वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ईरान के 31 ईरानियन प्रोविंस में जो है आपका ये एंटी रिजीम प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब जब रिजीम के खिलाफ जो है वहाँ पर अगर आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट होगा तो क्या होगा, उसको जो है जो भी विचार डिसेंट निकलेगा, जो ओपिनियन हो उसको दबाया जाएगा। साथ ही अगर रोड पर निकलेंगे तो उनको फोर्स का यूज किया जाएगा, यानी उन पर जो है वायलेंस होगा। इस वायलेंस में बहुत सारे लोग मारे गए हैं जिसको आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब देख के जो है अमेरिका के द्वारा 2 जनवरी में को इसी ईयर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह कहा गया कि अगर प्रोटेस्टर के खिलाफ किसी प्रकार का वायलेंट एक्शन लिया जाता है या उनके बातों को दबाया जाता है तो अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी अमेरिका मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है, ठीक है। यानी अमेरिका के द्वारा यह आप कह सकते हैं कि थ्रेटन किया गया है कि हम अमेरिका जो है मिलिट्री का यूज कर सकते हैं वहां पर जो है प्रोटेस्टर को अगर बातों को दबाया जाता है या उनके खिलाफ वायलेंस का यूज किया जाता है।
तो अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है वो हम लोग देखेंगे कि प्रोटेस्टर के साथ क्यों अमेरिका खड़ा है आगे के स्लाइड में, या इसकी स्टोरी जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये 12 जनवरी की बात है जहां पर हम लोग चर्चा किए कि 25% एडिशनल टैरिफ की बात जो है किसी कंट्री पर लगाया गया जो अगर ट्रेड करेगा ईरान के साथ। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है कि आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक वारफेयर है वो और इंटेंसिफाई हो गया है और तीव्र हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें कितने लोग जो है कैजुअलिटी हुए हैं, कितने लोग, लगभग 500 लोग जो है इस रिपोर्टेड किए वेरियस सोर्सेज के द्वारा है कि जो रिजीम के द्वारा जो क्रैकडाउन किया गया है, यानी जो दवा उसके दौरान जो यूज किया गया प्रोटेस्टर के खिलाफ जो है आप कह सकते हैं कि जो भी यूज किए गए टूल्स उसके माध्यम से लगभग 500 लोग जो है मारे गए हैं। हजारों लोग जो है वहां पर अरेस्ट हुए हैं। जो कोई रिजीम के खिलाफ में बोल रहा है तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इंटरनेट का जो है आप कह सकते ब्लैकआउट किया जा रहा है ताकि जो है कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे से ना हो सके, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट हो सके, रिजीम के खिलाफ किसी भी तरीके का मोबिलाइजेशन ना हो सके, इसलिए इन चीज़ों को देखने को मिला है। और ये 31 जो प्रोविंस है ये पूरा जो है आपका इफेक्ट है। लेकिन इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे हम लोग अब यहां पर देखते हैं कि क्या यही कारण है। ये इतना से आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि अमेरिका का ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है कि अमेरिका कहाँ है, और आप देखिए बाय डिस्टेंस देखिए तो कितने दूर में ईरान है। तो यूएसए को ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि ईरान में इतना डीपली वो इंटरेस्टेड है कि वहां कोई डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें अमेरिका जो है वहां के प्रोटेस्टर को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी कहानी बहुत ही लंबी है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये 1953 में एक कू हुआ था, उसमें जो है CIA, ठीक है, जो अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है, प्लस MI6 जो ब्रिटेन का इंटेलिजेंस एजेंसी है, दोनों के द्वारा सपोर्टेड किया गया था। उस समय एक जो है आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रजा पहलवी, वहाँ जो है पहलवी डायनेस्टी के ये थे, मोहम्मद रजा पहलवी को सपोर्ट करके कू कराया गया था। और उस समय के जो इलेक्टेड जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसादेग, उनको हटाया गया था, ओवरथ्रो किया गया था। तो ये बहुत बड़ा घटना है 1953 का जो घटना है, इसको ईरानियन लोग उस तरीके से एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल मानते हैं। ठीक है, यानी ये धोखा के एक्ट के रूप में उसको मानते हैं कि ये अमेरिकन के द्वारा धोखा किया गया है। क्यों? क्योंकि उस समय जो चुने हुए प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मोसादेक, उन्होंने एक कदम उठाया था। वो क्या उठाया था कि जरूरत पड़ा था, ये क्या किए थे, वहाँ जितने भी ऑयल है वो सभी का क्या किए थे, नेशनलाइजेशन कर दिए थे। जितनी कंपनियां वहाँ पर थी उसको नेशनलाइजेशन किए थे। नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, आप देखिए जब तक ये प्राइवेट हाथों में है या फॉरेन कंपनी में है तो जितना बेनिफिट होगा वो प्राइवेट कंपनी या जिस कंट्री के द्वारा ऑयल को आप कह सकते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन या एक्सकवेशन किया जा रहा है उनको बेनिफिट हो रहा था इस इंडस्ट्री से। नेशनलाइज करने से क्या होगा, बेनिफिट ईरान के सरकार को होने लगेगा और इसका लाभ जो है ईरानियन लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ था कि ये मेन इशू था। अब आपको यह लगेगा कि क्या यहाँ पर पहले यूएसए यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री के रूप में डोमिनेट था, नहीं, यहाँ क्या था, आपको ब्रिटेन जो है का कंट्रोल था। अब देखिए होता क्या है, आपको पता है कि अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल बेस बना। लेकिन उसके पहले तो ब्रिटेन आपका सबसे बड़ा इंपीरियलिस्ट था। तो ब्रिटेन के पास वो टेक्नोलॉजी था कि किस तरीके से ऑयल को जो है निकाला जाता है, तो सारा टेक्नोलॉजी उनके पास था और इंपीरियलिस्ट पावर भी था। तो उसी का फायदा उठाते 1901 में एक जो है उस समय ईरान में आपका एक कजर किंग थे, ठीक है, इस डायनेस्टी के थे। इनके द्वारा एक जो इन्वेस्टर है उसका नाम है आपका विलियम नोक्स DRC करके है। ठीक है, ये दोनों के बीच एक नेगोशिएशन होता है जिसके तहत 60 ईयर का 60 साल का कंसेशन दिया जाता है। ठीक है, 60 साल का कंसेशन दिया जाता है DRC जो है उनको कि आप यहाँ पर ऑयल को एक्सप्लॉइट कीजिए ऑयल के लिए, और बदले में जो है मिनिमम आप कह सकते हैं रिवेन्यू या शेयर जो है ईरानियन जो रूलिंग थे उनको जा रहा था। अब इसमें होता क्या है कि इसी के आप फ्यूचर में जाके ये कंपनी बनता है एंग्लो
पहले इसको बोलते हैं एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी, इसी का नाम बाद में जाके चेंज हो जाता है एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। नाम इसमें लगेगा कि एंग्लो मतलब आप ब्रिटिशर्स, ईरानियन में लगेगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट है ईरान का, लेकिन रियली में जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का था, और ब्रिटिशर्स कोई प्राइवेट नहीं, ब्रिटिशर गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। यानी आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन जो है 1901 से लेके 1953 तक, जब तक कि जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने नेशनलाइज नहीं किया था, तो वहाँ के ऑयल इंडस्ट्री का मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि एडवांटेज उठाए और अपने इकोनॉमी को रीच किए। अब यहाँ पर ब्रिटेन यानी जब नेशनलाइज हुआ तो नुकसान किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ। जब ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ तो आपको पता ये कहाँ हेल्प के लिए गए? ये हेल्प के लिए गए यूएसए के पास। यूएसए, अब आपको लगेगा यूएसए क्यों इसमें एंट्री करेगा? तो यूएसए देखिए 1945 में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में दो ब्लॉक है, एक यूएसए है, एक यूएसएसआर है। यानी यूएसए जो है लीड करता था पूंजीवाद के जितने नेशन थे उनका लीडर था, और ये जो है समाजवाद के जितना लीडर था, यानी ये कैपिटलिस्ट कंट्री का लीडर था, ये सोशलिस्ट कंट्री का लीडर था। दोनों एक आप कह सकते हैं कि दो ध्रुव थे। तो बहुत सारे कंट्री यूएसए के साथ थे, बहुत सारे कंट्री यूएसएसआर के साथ। जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो ईरान का जो लोकेशन है, वो इस तरीके का लोकेशन था कि उस साइड अगर आप देखिएगा तो यूएसएसआर अपना एक्सपेंशन करते हुए कंट्रोल लगभग ईरान के अब वेस्टवर्ड साइड में, नॉर्थवर्ड साइड के लगभग कंट्री को अपने कंट्रोल में ले चुका था। और अगर ईरान को भी वो ईरान अगर उस साइड हो जाता तो यूएसए के लिए बहुत आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि यूएसए उस तरीके की चीज को प्रमोट करता था, डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए यहाँ पर यूएसए जो है ब्रिटेन का आपका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जब रेडी हो जाता है तो वहाँ पर सीआईए और MI6 दोनों मिलके जो है हेल्प करते हैं, वो क्योंकि लोकल ही जो वहाँ पर होंगे उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ लोकल जो शाह रूलर थे, शाह किंग थे, राजा पहलवी जिनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी, उनको सपोर्ट करते हैं, और वो फिर फाइनली जो है वहाँ पर आप कह सकते हैं वो वहाँ के लीडर बने, मेन लीडर बने। अब अमेरिका ऐसा तो है नहीं कि बदले में अमेरिका को कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ डेमोक्रेसी के बदले ये चीज क्या होगा, नहीं। जब उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं कंजोर्टियम एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि उसके बाद जो होता है आपका, आप कह सकते हैं कि 5 अमेरिकन कंपनी है ऑयल कंपनी, ठीक है, उसको 40% आप कह सकते हैं एक्सप्लॉइट करने का राइट मिला। उसी तरीके से जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है उसको 40%, बाकी जो है रिमेनिंग जो यूरोपियन नेशंस है उनके बीच में ये रहा। और ईरान का शेयर बहुत ही मिनिमम हो गया, ठीक है, ईरान के पास टेक्नोलॉजी का भी दिक्कत था। तो यानी इसके 1953 में जो वहाँ के आप कह सकते हैं कि जो इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसादेक, उनको हटा के इनको अब बनाया गया शाह रजा पहलवी को। इसको ईरान एक्ट ऑफ बिट्रेयल के रूप में देखता है, ठीक है, कि किस तरीके से उस कंट्री को फायदा हो सकता था नेशनलाइजेशन करने से। तो ये सारी चीजों को एक्ट ऑफ बिट्रेयल के रूप में देखता है। अब आपको लगेगा कि अमेरिका जो है शाह को अगर बैठाया तो शाह को किस तरीके से, तब से आप ये बात भी याद रखिएगा कि उसके बाद से ही ईरान में अमेरिका के प्रति डिस्ट्रस्ट बहुत है, ठीक है, यानी अमेरिका पे ट्रस्ट करना बहुत ही वहाँ के लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब है कि इस जो ऑपरेशन होता है उसको 1953 का जो कू है उसको ऑपरेशन एजाक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका यूएसए का, यूके का MI6 जो है मोहम्मद मोसादेक को जो है हटाया, शाह मोहम्मद रजा पहलवी को जो है वहाँ का ऑथोरिटेरियन रूलर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए। अब है कि शाह ऐसा क्या चीज किए कि अमेरिका को एडवांटेज हो रहा था। अब ये दोनों के बीच का एक हिस्ट्री का पहला मेजर इंसिडेंट आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा है 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन। तो ये आपको समझना है कि 1979 में फिर क्यों हुआ और यहाँ कैसे स्थिति अच्छा चला था। देखिए, शाह तो ईरानियन थे लेकिन वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे, ठीक है, यानी वहाँ जो लोकली वो अपना तो रिजीम मेंटेन कर रहे थे, लेकिन ईरान के जो लोग थे वो उनसे बहुत खुश नहीं थे। उनको वो पपेट के रूप में देखते थे कि जो वेस्ट का ये पपेट है और ये ईरानियन जो सेंटिमेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साथ ही इनको
जब ये रूलर बने थे तो वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट किए। वेस्टर्नाइजेशन मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसको प्रमोट किया, और उसके कारण क्या हुआ, ईरान के लोग उसको एंटिक इस्लामिक भी मानते थे, जो आपका शाहरजा पहलवी है उनको। लेकिन यूएसए वहां क्या कर रहा था, बहुत सारा मिलिट्री एड दे रहा था, बहुत तरह फाइनेंशियल एड दे रहा था, जिसके कारण कि वहां के लोग या इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा था, तो इनको हटा पाना वहां के जो लोग हैं उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए 53 से लेके आपका 79 तक चीजें वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन धार्मिक जो इमोशंस है वो बनते रहे, इनके खिलाफ में डिसेंट होता रहा। आप उनको जो है आप मोरली करप्ट भी लोग इनको देखते थे कि इस्लाम के साथ भी आप कह सकते हैं जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और पपेट के रूप में काम कर रहे। फाइनली क्या होता है कि वहां के जो एक लीडर हैं आयतुल्ला खमनी, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, एक्चुअली में ना ईरान में क्या है कि शुरू से आप देखिएगा कि शिया रिलीजन में यानी इस्लाम में भी देखिएगा, जो क्लरिक हैं, जो उनके हेड उलेमा होते हैं, उनका शुरू से पॉलिटिकल स्फेयर में एंट्री हमेशा से रहा है इस्लाम का। जब कभी भी आप हिस्ट्री देखिएगा तो उस तरीके से आयतुल्ला खमैनी जो सबसे सुप्रीम वहाँ के क्लरिक थे, उन्होंने आप कह सकते हैं ओवरथ्रो किया यूएसए के द्वारा। जो शाहरजा पहलवी थे उनको ओवरथ्रो करके वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक का आप कह सकते हैं कि स्थापना किए, ठीक है। अब यहां तक तो चीजें ठीक था, लेकिन उसके बाद एक और मेजर जो घटना होता है वो अमेरिका को तोड़ के रख देता है। वो क्या होता है ना, यूएस एम्बेसी जो है आपका तेहरान, जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ एम्बेसी होता है, और वहाँ पर जो ईरानियन स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि उसको हॉस्टेज बना लेते हैं। वहाँ लगभग जो है 63 अमेरिकन जो है या 66 अमेरिकन जो है उनको 444 दिनों के लिए हॉस्टेज बना लिया जाता है। अब हॉस्टेज बना लिया जाता इतने लंबे समय से, अमेरिका आप समझिए कि कितना मजबूत कंट्री था, कितना इकोनॉमिक माइट था। तो अमेरिका की आप कह सकते हैं कि तब से अमेरिका वहां सबसे पहले क्या किया कि डिप्लोमेटिक टाइज वहां से यानी राजनीतिक जो संबंध है उसको ब्रेक किया, और तब से जो है वहां जो भी चीज हो रहा है उसमें अमेरिका इंटरवेन कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री के माध्यम से हो, अन्य जो वेरियस जो टूल्स होते हैं अमेरिका के द्वारा यूज किया जा रहा है। देखिए ये 1979 का बात है। उसी समय होता क्या है, एक बहुत बड़ा घटना होता है, ईरान के जो इराक का वार होता है। इराक के जो रूलर उसमें होते हैं सद्दाम हुसैन, उनको द्वारा आपका अटैक किया जाता है ईरान पे। तो अमेरिका के लिए एक समझिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया। सद्दाम हुसैन को अमेरिका सपोर्ट करता है हर तरीके से, उनको इंटेलिजेंस का सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देता है, इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, ताकि किसी भी स्थिति में ईरान इस वार को जीत नहीं जाए। तो ईरान इराक वार में अमेरिका जो है सद्दाम हुसैन को हेल्प करता है। साथ ही क्या करता है 1990s के बाद जब ये युद्ध खत्म होता है तो सैंक्शन आप कह सकते हैं कि और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण आप कह सकते हैं इकोनॉमिक जो प्रेशर है, जो आर्थिक दबाव है, वो उसमें जो है आपका एस्केलेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि ईरान एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसको लेके दो व्यू है। ईरान का ये कहना है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है, हम किसी प्रकार का मिसाइल नहीं बना रहे हैं। लेकिन वेस्ट का ये फियर है कि ये जो इनरिचमेंट है इस तरीके से किया जा रहा है। इनरिचमेंट मतलब यू जो आपका यूरेनियम U-35 का अगर परसेंटेज जो है 90% से ऊपर हो जाता है तो वो सेंट्रोफ्यूज जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में काम आता है। तो जो इनरिचमेंट लगातार ईरान के द्वारा किया जा रहा है, ये कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल अब जो है बना सकता है। तो इसको लेके आप कह सकते हैं कि सैंक्शन और बढ़ जाता है। 2000 के बाद आप कह सकते हैं सैंक्शन अलग अलग तरीके से भी बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि इसमें 2015 में एक और घटना होता है। 2000 के बाद ये 15 में फर्स्ट टाइम एक प्लान लेके आता है, उसका नाम है ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2025। उसमें यह कहा गया कि ईरान जो है का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लिमिट किया जाए। ईरान यह प्रोमिस करता है कि हम आगे कुछ नहीं करेंगे, बदले में जो सैंक्शन, जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उसको रिलीज किया गया, रिलीफ दिया गया। अब यही स्थिति चल रहा था, लेकिन उसकी इशू के बीच में अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप फिर से 2018 में क्या करते हैं, जो वो प्लान ऑफ एक्शन ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव था उससे वो यूनिलेटरली यानी अकेले वो बाहर होते हैं और ये कहते हैं कि हम जो मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस है, वो हम ईरान के खिलाफ लगाएंगे, यानी इकोनॉमिक सैंक्शन हम मैक्सिमम लगाएंगे, ठीक है।
अब क्या करता, ईरान भी तो चुप रहने वाला नहीं है, तो ईरान क्या किया कि वो प्रॉक्सी वार आप कह सकते हैं वो स्टार्ट हो। ईरान को यह पता है कि डायरेक्ट जो कन्वेंशनल वार है उसमें मेरे लिए जितना आसान नहीं है, इसीलिए प्रॉक्सी के रूप में वेरियस ग्रुप को वो सपोर्ट करता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप है, यमेन में आपका हौती ग्रुप है, ठीक है। उसी तरीके से इराक और जो सीरिया है वहां भी जो मिलिशिया ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है। यानी जो है उसको बोलता है ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट के माध्यम से, यानी जो प्रोक्सी ग्रुप है उसके माध्यम से वो आप कह सकते हैं कि रिटेलिएट करते रहता है। जैसे आप देखिएगा हिजबुल्लाह है या हमास है, वो किस तरीके से इजराइल में जो है अटैक करता है या काउंटर करता है। तो ये सारा प्रोक्सी वार वहां पर कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब क्या है कि अब ईरान इराक वार से बाकी इसके बाद का जो घटना है ये हम लोग ऊपर के स्लाइड में चर्चा कर लिए थे कि 2025 से लेके किस तरीके से जो है पहले 12 डे वार हुआ, फिर जो है E3 का एक्शन हुआ, फिर किस तरीके से वहाँ एंटी रिजीम जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, साथ में किस तरीके से वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा ये कहा गया कि अमेरिका जो है लॉक्ड एंड लोडेड तैयार है, साथ में 25% एडिशनल टैरिफ की बात किए। तो ये सारा हिस्ट्री हम लोग डिटेल से देखें। अब आपके दिमाग में यह रहेगा कि जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब हुआ तो वहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि जो अहमदुल्लाह खुमैनी है वो सफल हो गया और किसी भी प्रकार के वहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो इसके लिए ईरान का थोड़ा सा चीज़ आपको जानना चाहिए। ईरान देखिए बहुत ही डीप रिलीजियस लिजिटमेसी का कल्चर रहा। आप कह सकते हैं सिया जो ग्रुप है, देखिए मुस्लिम में दो ग्रुप होते हैं, सिया ग्रुप और सुन्नी ग्रुप। ईरान अपने आप को जो सिया ग्रुप का एज ए लीडर देखता है, और अयातुल्लाह खुमैनी का यह कंसेप्ट भी है कि हम जो है उस तरीके के जो गार्जियनशिप के रूप में वो देखते हैं जो इस्लामिक ज्यूरी है उसका, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि अमेरिका के प्रति एक तो ट्रस्ट नहीं था, डेमोक्रेसी को जो वहाँ के लोग थे वो उनका जो अनुभव था डेमोक्रेसी का, आप देखें कि वहाँ जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे किस तरीके से उनको CIA और MI6 के द्वारा हेल्प करा के कू करा दिया गया। तो वो डेमोक्रेसी को वो मानते हैं कि ये वीक सिस्टम है, बहुत ही कमजोर सिस्टम है, और ये सोवरेंटी के साथ यानी संप्रभुता के साथ जो है समझौता कर लेता है, और जो वेस्ट के लोग होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण डेमोक्रेसी के रूप में नहीं जाता। साथ ही जो इस्लामिक कल्चर है, सिया का जो कल्चर है, उसमें शुरू से जो क्लरिक ग्रुप है यानी कि जो हाईएस्ट जो उलेमा ग्रुप है उनको शुरू से जो है पॉलिटिकल रोल्स में भी एक्सेप्ट किया जाते रहा। साथ ही जिस तरीके से आपको जो ऑयल में जो इस तरीके से उनका आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको लेकर भी यह विचारधारा रहता है कि बेस्ट की जो भी कंपनियां हैं या बेस्ट है हमेशा इकोनॉमिक जो है लाभ लेने के लिए आता है, और उस तरीके से वो लोग आप कह सकते हैं डिसेंटमेंट रखते हैं वेस्टर्न का जो भी है। प्लस जो कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको वो लोग इस्लामिक जो कल्चर है उसके अगेंस्ट मानते हैं, और वो उसको मानते हैं कि यह कल्चरल इंपीरियलिज्म है। यानी एक तो हुआ पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म, क्या हुआ कि क्षेत्र बढ़ाना, कल्चरल इंपीरियलिज्म क्या हुआ कि अपना कल्चर स्प्रेड करना। तो उसको जो इस्लामिक कल्चर है, देखिए दोनों का कल्चर अलग है, आपको इस्लाम में पता है कि किस तरीके से क्लॉथिंग से लेके ड्रेस, फूड सेंस सब कुछ अलग है, तो उन चीजों को वो उस तरीके से भी देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ ना कि अगर इस कोई डेमोक्रेटिक ग्रुप्स भी अगर वहाँ पर अगर हो सकता है कि कोई क्रिएट हो, डेवलप हो, तो उसको सप्रेस करने के लिए वहाँ जो है अयातुल्लाह खुमैनी के द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है आप कह सकते हैं ग्रुप बनाया गया, रिवोल्यूशनरी कोर्ट का स्थापना किया गया। यानी अगर कोई डेमोक्रेसी से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई NGO अगर डेवलप होता है तो उसको उसी स्तर पर जो है उसको दबा दिया जाए। तो ये चीज़ें जो है आपका उसमें रहा है, ठीक है। इसके कारण वहाँ क्या हुआ कि बहुत ही डेमोक्रेसी नहीं आ पाया, और वहाँ पर अयातुल्लाह खुमैनी जो है वो सफल रहे इस्लामिक रिपब्लिक को बनाने में। यानी अभी जो ईरान है वो क्या है, थियोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ की वहाँ का स्टेट रिलीजन जो है यानी इस्लाम के रूप में एक्सेप्टेड है। तो ये हम लोग देखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यू जियो पॉलिटिकल जो मैप है किस तरीके से मल्टीपोलरिटी को, यानी उसको आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर, पहले क्या था यूनिपोलर मतलब क्या हुआ पूरे दुनिया का केंद्र जो है एक जगह होना, लेकिन मल्टीपोलर में क्या होता है कि अलग अलग पूरे वर्ल्ड में पॉइंट बनना जो अपने अपने रीजन के आधार पर उसका हेड के रूप में बनना।
अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले देखिए क्या होता सकता है। ईरान क्या करेगा, अगर यूएसए उस पर किसी भी तरीके से मिलिट्री या सैंक्शन का प्रेशर बढ़ाएगा तो रसिया और चाइना के साथ आप कह सकते हैं कि उसका रिलेशन अच्छा होगा और एक ग्रुप बनेगा ईरान रसिया चाइना, यानी उसके जो राजनीतिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है, स्ट्रेटेजिक टाई है, वो डिपेंड होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर अमेरिका इस तरीके से इंटरवेन करेगा दूसरे कंट्री में, तो जो ग्लोबल जो आप कह सकते हैं जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन है या एनपीटी है, उसका आप कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी जो है, जो विश्वसनीयता है, वो कम होगा। ठीक है, साथ ही रीजनल रिस्क तो बढ़ेगा ही, अगर ये स्थिति रहेगा तो रीजनल इनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगा और उसके जो है आर्थिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंडिया की क्या स्थिति है। पूरे दुनिया में जो चीज़ हो रहा है, ईरान और उससे तो है ही मतलब, लेकिन एज ए इंडियन हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि इंडिया का क्या इस सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं उससे क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज। देखिए, ईरान क्या कर रहा था, इंडिया को दूसरे जो गल्फ कंट्री है उससे सस्ता में आप कह सकते ऑयल प्रोवाइड करता था, क्योंकि जब इंडिया उसको रुपीज और वहाँ का जो करेंसी है वो स्वैप करेंसी के तहत जो है दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत तरीके का सैंक्शन था, तो उसमें जो है ईरान आप कह सकते हैं दूसरे गल्फ कंट्री के तुलनात्मक जो है सस्ते में इंडिया को तेल दे रहा था। लेकिन जब अमेरिका के द्वारा सैंक्शन को इम्पोज किया गया बहुत सीवियर तरीके से, तो इंडिया को आप कह सकते हैं कंपेल हुआ कि वो अपना जो एनर्जी जो ईरान के साथ जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा था वो अब दूसरे गल्फ कंट्री से कर, उसके कारण क्या हुआ कि सेम क्वालिटी का तेल महंगा मिल रहा है, यानी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है इसके कारण। साथ ही हमको एक दूसरे कंट्री के तरफ जो है डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ा है। तो ये इंडिया के साथ का एक इशू है कि एनर्जी सिक्योरिटी में ईरान हमारे लिए बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट था। सिर्फ हमारा इकोनॉमी की बात नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी ईरान हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया का अगर आप लोकेशन देखिएगा, यहाँ पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, तो जो सेंट्रल एशिया में क्या है ना कि अगर सेंट्रल एशिया में पहुंचना है तो अगर पाकिस्तान के थ्रू जा सकता है या फिर बगल में ईरान है तो यहाँ के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इंडिया यहाँ पर ईरान वाले रीजन में चाबहार पोर्ट का डेवलप कर रहा है, उसके माध्यम से फिर जो है अफगानिस्तान प्लस सेंट्रल एशिया में इंडिया जो है एंट्री कर सकता है, और वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं उसको एसेस इंडिया कर सकता है। साथ ही एक जो कॉरिडोर बना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, उसका भी एडवांटेज ले सकता है। लेकिन ये इनस्टेबिलिटी के कारण क्या हुआ कि चाबहार पोर्ट को डेवलप होने में बहुत अधिक समय लग रहा है, और अगर ईरान जो है अनस्टेबल रहता है, वहाँ रीजनल स्टेबिलिटी नहीं रहता, तो ये जो इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका एडवांटेज इंडिया उतना नहीं ले पाएगा। तो ये इंडिया के लिए आप कह सकते हैं स्ट्रेटजिक हिसाब से भी जो है जो चैलेंजेस है वो है। तीसरा जो मेजर इशू है वो है डिप्लोमेटिक बैलेंस करने में। देखिए, इंडिया एक तरफ जो है यूएस के साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिक टाइज हैं, उसी तरीके से इजराइल से भी इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये भी इंडिया नहीं चाहेगा। यूएई के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन से, सऊदी से भी अच्छे रिलेशन है। वहीं दूसरे तरफ ईरान बहुत सस्ते में तेल प्रोवाइड कर रहा था। तो ये जो आप कह सकते हैं कि दोनों को बैलेंस करना, आप कह सकते हैं बहुत ही डिप्लोमेटिक प्रेशर इसमें रहेगा, उसको बैलेंस करना डिफिकल्ट होगा अगर रिलेशनशिप जिस तरीके से खराब हो रहे हैं उसमें। ठीक है, उसी तरीके से एक और डिसएडवांटेज ईरान के साथ हुआ है कि ईरान को इंडिया जो है केमिकल्स जो है या फिर जो है फार्मा प्रोडक्ट्स, यानी आपको पता है इंडिया जो है फार्मा प्रोडक्ट्स का आपका बड़ा एक्सपोर्टर है, तो जो है आपका स्पेशली फार्मा और प्लस जो है केमिकल्स का एक्सपोर्ट करता था, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ ही अगर रीजनल इनस्टेबिलिटी आता है तो जो वहाँ पर डायस्पोरा हैं उनसे भी जो है इंडिया को रिमिटेंस प्राप्त होता है, तो इनस्टेबिलिटी आएगा तो बहुत सारे लोग वहाँ छोड़ के दूसरे जगह आएंगे या इंडिया वापस आएंगे, तो वो भी उसका भी चैलेंज है। ठीक है, उसके साथ ही ग्लोबल स्तर पर भी बहुत सारा चेंज होगा। अगर वो पूरे मार्केट में ही अगर वो ईरान का तेल नहीं आएगा सैंक्शन के कारण, तो ओवरऑल भी जो है आपका ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा, उसका आपको पता है कि अगर तेल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ों का भी दाम बढ़ेगा, तो वो एक चैलेंजेस है। उसी तरीके से ग्लोबल अलायंसेज जिस तरीके से होंगे, आपको पता है कि चाइना से हमारे आज बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन ईरान इस जो है क्योंकि यूएस के साथ अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो चाइना और ईरान के रिलेशनशिप अच्छे होंगे।
ठीक है। तो ये भी इंडिया के लिए एक चैलेंज के रूप में रहेगा। तो इंडिया के साथ चैलेंजेस तो इतना है, ठीक है। ये चाबहार पोर्ट का स्थिति हम लोग जो है चर्चा किए कि किस तरीके से अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो देखिए इंडिया यहाँ से चाबहार पोर्ट जाएगा और यहाँ से ये जो है आपका नेटवर्क बना हुआ, इसके माध्यम से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया एक्सेस कर सकता। दूसरा रास्ता, अगर पाकिस्तान से बढ़िया संबंध होता तो सीधे जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, तो इंडिया के द्वारा इसको बाईपास करने के लिए चाबहार पोर्ट का जो है अब आगे जो है आपका रोड और रेल नेटवर्क भी आपका बना हुआ है, ठीक, बना रहा है इंडिया, ठीक है, ताकि वो एसेस कर सके सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान इत्यादि को, पाकिस्तान से को बाईपास कर सके। लेकिन ये जब डेवलप नहीं हो पाएगा या इसका आप कह सकते हैं यूटिलिटी इंडिया नहीं कर पाएगा तो जो है इंडिया के लिए नुकसान रहेगा। इंडिया क्योंकि लगभग 120 मिलियन से ऊपर जो है डॉलर जो है वहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, तो ये इशू वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रिस्क है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक जो है आपका टैरिफ के कारण क्या क्या है। देखिए यूएस पॉलिसी अभी क्या क्या है, 25% एडिशनल टैरिफ जो लगाया, उसके कारण इंडिया क्या है एक मेजर पार्टनर है विथ ईरान। तो सारी चीज़ें हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट जो है इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। इसमें आपका स्पेशली जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके चीज़ इम्पैक्ट होंगे, केमिकल्स जो हम लोग करते थे वो आपका उसका एक्सपोर्ट घटेगा। तो ये चीज़ें हमारा इकोनॉमी को हर्ट टू सम एक्सटेंट करेगा, ठीक है। अब है कि इसमें रास्ता क्या है, क्या डिस्कालेट इसका रास्ता है या कन्फ्रंटेशन इसका रास्ता है। तो ये इसमें जो है आपको 3-4 सिनेरियो है। पहला सिनेरियो है कि जो है आपका जो इस्कालेशन हो रहा है ये कंटिन्यू रहे, अगर वो स्थिति रहे तो इसमें क्या होगा कि ईरान जो है, अगर यूएस या इजराइल अगर उसको मिलिट्री स्ट्राइक करता है तो रिटेलिएशन जो है प्रॉक्सी के माध्यम से होते रह सकता है। और उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि रीजनल जो इनस्टेबिलिटी है वो वहाँ पर जो है बढ़ेगा, और उसके सारे जो दुष्प्रभाव हैं वो हम लोग चर्चा किए। दूसरा क्या है, रिजीम जो वहाँ पर जो शाह रजा पहलवी के बाद जो वहाँ पर रूलर के रूप में स्थापित हुए हैं अयतुल्ला खुमैनी, अगर उनका रिजीम वोलेटाइल होता है तो उसमें क्या हो सकता है, ये या तो ये हो सकता है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो कोलैप्स कर सकता है, यानी अयतुल्ला खुमैनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है वो कोलैप्स करेंगे। या यह भी संभव हो सकता है कि वहाँ पर जो है उससे भी एक्सट्रीमली आप ब्रूटल तरीके से जो है उनको क्रैकडाउन किया जाए जो प्रोटेस्टर है वहाँ पे, और उसके कारण भी इनस्टेबिलिटी हो सकता है। तीसरा है कि डेटरेंस या स्टेलमेट की बात करते हैं। जो आपका करेंट सिचुएशन है इसमें अभी क्या हो रहा है, बीच बीच में इस्कालेट होता है, फिर जो है प्रॉक्सी अटैक होता है, लेकिन दोनों जो है चाहे यूएसए हो या ईरान हो फुल फ्लेज्ड वार से बचते रहा। चौथा जो आपका सिनारियो है वो है डिप्लोमेटिक डीएस्केलेशन, यानी बातचीत के माध्यम से आप कह सकते हैं बैक चैनल का यूज करते हुए जो है उसको जो है आप कह सकते हैं कि उस डीएस्केलेट किया जाए, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है इंसिडेंट नहीं हो, ठीक है। अब है इंडिया ऐसे केस में क्या कर सकता है, वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या, ये तो हम लोग 4 सिनारियो चर्चा किए कि युद्ध अगर कंटिन्यू इसकालेट होता है तब क्या होगा, अगर जो प्रेजेंट सिचुएशन है बना हुआ रहता है तो क्या होगा। तो ये चीज़ें इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के लिए सबसे जो है कि जो अपना फोकस होना चाहिए स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे, ठीक है। अपना जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको जो है फोकस होना चाहिए। चाबहार पोर्ट को किस तरीके से अमेरिका बीच में जो है चाबहार पोर्ट के यूज को लेकर या उसको डेवलप करने के लेके जो वेवर मिला दिया गया था उसको आप कह सकते हैं एडवांटेज लेके उसको प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करें, ताकि हमारा जो स्ट्रेटजिक जो एडवांटेज है वो बना हुआ रहे। साथ ही क्योंकि ईरान से हमारे एनर्जी का सप्लाई अभी रुक गया है तो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अलग अलग कंट्री में, जैसे रसिया है, यूएसए है या फिर अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से हमारा जो है डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है। एक और इंडिया उन चीज़ों को कह सकता है कि डिप्लोमेटिक जो चैनल है, जिस तरीके से ज्वाइंट एक्शन प्लान ऑफ एक्शन में यह बात कहा गया था कि किस तरीके से एक साइड ईरान को रोका जाए, जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोका जाए, लेकिन साथ में ईरान को जो है इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसको रिलीफ दिया जाए, इसका एडवोकेसी जो है इंडिया कर सकता है, ठीक है। प्लस जो है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गल्फ
जो आपका पर्सियन गल्फ जो है उससे कनेक्ट करता है अरेबियन सी को। तो वहाँ जो आपका स्ट्रेट है, वहाँ पर जो भी शिप्स जा रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का जो है अटैक नहीं हो किसी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि पूर्व में आपको पता है कि ईरान के द्वारा भी जो यूएसए का सर्विलांस ड्रोन वगैरह था उस पर हमला किया गया था, शिप पर भी हमला हुआ था। तो उस तरीके का चीज़ नहीं होगा कि जो दोनों नेशन हो, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों के बीच जो है कॉन्फिडेंस एक दूसरे के प्रति जो है वो बने। दोनों कंट्री के बीच जो है हॉटलाइन स्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के पास जो है ना हो सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ये कर सकते हैं कि एक रीजनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का जरूरत है। रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि एक ऐसा ग्रुप बने जिसमें कि सऊदी हो या फिर जो वहाँ के जितने भी मेजर इकोनॉमीज हो गल्फ के वो हों, प्लस जो ग्लोबल पावर्स जो है जैसे आपका यूएसए है, चाइना हो, ताकि इसका शांतिपूर्ण तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से जो है आपका जो है इसमें सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। ये कुछ सॉल्यूशंस जो है फॉर यूएस एंड ईरान है, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि जो है क्वाइट डिप्लोमेसी को जो है उसमें जो है प्रमोट करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का युद्ध न हो। मिलिट्री डीएस्केलेशन का जरूरत है, हॉटलाइन करने का जरूरत है, और इंक्लूसिव रीजनल आर्किटेक्चर करने का जरूरत है, जिसके बारे में आपको हम डिटेल से चर्चा किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न रहे होंगे कि जो मूल जड़ है, किस तरीके से ब्रिटेन पहले जो है वहाँ वाइल जो एक्सप्लोरेशन को लीड कर रहा था, फिर कैसे ब्रिटेन और यूएसए दोनों साथ में 40% जो है एक्सप्लॉइट का उनको राइट मिला, फिर किस तरीके से जो है 1979 में जब वहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक जब आया, जब अयतुल्ला खुमैनी वहाँ पर सुप्रीम लीडर बने, तो किस तरीके से वो बेस्ट के आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ में चीज़ें हुआ है। तब से जो है अलग अलग तरीके से जो है, चाहे वो ईरान का वार हो, इकोनॉमिक सैंक्शन हो, या न्यूक्लियर प्रोग्राम के सहारे हो, एक दूसरे को जो है वो आप कह सकते हैं कि दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान भी अपने तरीके से प्रोक्सी वार के माध्यम से जो है रिप्लाई करते रहा है। बीच में जो ज्वाइंट एक्शन प्लान जो एक बना था, वो आप कह सकते हैं रिलेटिवली एक स्टेबल प्रोग्राम लग रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो है यूनिलेटरली जो है वापस होने से उसके कारण चीज़ें फिर से जो है आप कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से अभी वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद ईरान पर जो है जो भी कंट्री अगर ट्रेड करेगा तो 25% एडिशनल जो है उस पर टैरिफ लगेगा। तो स्थिति जो ग्लोबल स्थिति है अभी बहुत ही में आप कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच का है कि आगे किस तरीके से चीज़ें चलती है। मल्टीपोलरिटी की तरफ जो है वर्ल्ड चल पड़ा है। अब देखते हैं कि किस तरीके से आगे है, जो भी डेवलपमेंट होंगे वर्ल्ड स्तर पर, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले जो भी डेवलपमेंट रहेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक से सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार का आपके पास सजेशंस है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।